हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। और जो हमारी अरुण कत्यायन वॉल्यूम 1 बुक सीरीज़ की जो सीरीज़ चल रही थी उसके कंटिन्यूएशन में हम अपना अगला चैप्टर लेके आए हैं, जो कि है आपका थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है एनिडेशन एंड एलिलोपैथी। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली दो ही टॉपिक पढ़ने हैं और काफ़ी शॉर्ट सा चैप्टर है। एक है आपका एनिडेशन, दूसरा है एलिलोपैथी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा एनिडेशन। एनिडेशन में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आप जान लीजिए इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। आप वैसे पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं इंटरक्रॉपिंग, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है कि जब आप टू या फिर मोर क्रॉप्स को एक साथ उगाएं और उनको एक डेफिनेट रो पैटर्न में उगाएं, ठीक है। जैसे एक कोई क्रॉप है ए और साथ में आप दूसरी क्रॉप उगा रहे हैं बी। तो अब जब ये टू क्रॉप्स को आप एक साथ उगाएंगे तो वो क्या करती हैं, एक क्रॉप दूसरे क्रॉप के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट जरूर डालती है, ठीक है। जैसे ए बी पे डाल सकती है, बी ए पे डाल सकती है। अब वो जो आपका इफ़ेक्ट होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, ठीक है, और निगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो वहीं आपका एनिडेशन क्या कहता है कि द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप्स इन द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज नोन एज एनिडेशन। मान लीजिए आपकी एक क्रॉप है ए और दूसरी क्रॉप है आपकी बी। अब ए क्या कर रही है, बी को किसी न किसी तरीके से हेल्प कर रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एनिडेशन बोल देते हैं, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल के तहत मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आगे लिखा है व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन एज कंपोनेंट्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट स्पीसीज अकर। तो जैसे दो क्रॉप्स आप उगा रहे हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा कोई ना कोई, उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, एनिडेशन बोल देते हैं। अब एनिडेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपका एनिडेशन हो सकता है स्पेस में और दूसरा आपका एनिडेशन हो सकता है टाइम में, कि दोनों क्रॉप या तो स्पेस के हिसाब से इंटरेक्ट कर सकती हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहला जो आपका है एनिडेशन इन स्पेस, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेशियल एनिडेशन बोल देते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि एनिडेशन इन स्पेस को क्या बोल देते हैं, टेम्पोरल एनिडेशन बोलते हैं या फिर कुछ और बोल देते हैं, या तो स्पेशियल एनिडेशन बोल देते हैं। तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब जब आपका जो इंटरेक्शन है वो दो तरीके से हो सकता है, या फिर आप दो तरीके से कहें हम, आप समझ सकते हैं इजीली। एक तो आप अबव द ग्राउंड, ठीक है, अबव द सॉइल सरफेस हम कह लें, ठीक है। फिर आपका बिलो द सॉइल सरफेस है। अब दोनों के मैं आपको इतना बेहतरीन एग्जांपल दूंगा कि बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। तो अबव द सॉइल एनिडेशन किस तरीके से हो सकता है, तो इसके लिए सबसे मस्त एग्जांपल जो है आपका मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग का है। मल्टी स्टोरेड, जैसे आपने बिल्डिंग देखी होगी, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है, अलग अलग हाइट की बिल्डिंग होती है ना। उसी तरीके से मल्टी स्टोरेड क्रॉप में भी क्या करते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम में हम अलग अलग हाइट की क्रॉप्स लगाते हैं। जैसे एक बहुत लंबी लगा दी क्रॉप और दूसरी हमने जो जिसको छाया पसंद है वो नीची हाइट की होगी तो वो छोटी क्रॉप लगा दी। अब इन दोनों को हमने एक साथ में लगाया है तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। कैसे होगा तो समझिए। मान लीजिए जैसे आप ये फ़ोटो देख पा रहे हैं, इसमें कुछ पेड़ क्या हैं, बड़े बड़े हैं, ठीक है, जो कि लंबी हाइट वाले हैं। इनको सनलाइट से कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि लंबे लंबे हैं, जाहिर सी बात है अगर सीधे सूरज की रोशनी आ रही है तो सीधा इन पे पड़ेगी। फिर उन्हीं की नीचे छाँव में हमने क्या कर दिया, कोई ऐसी क्रॉप लगा दी जो शेड लविंग हो आपकी। कैसी हो, शेड लविंग हो, मतलब जिसको छाया पसंद हो। अब जब छाया पसंद होगी या तो आप उसको कहीं छाया में लगाएं, अब छाया में लगा नहीं सकते तो आप खेत में अगर लगा रहे हैं तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो आप अगर ऐसा इंटरक्रॉपिंग सिस्टम सेलेक्ट करें जिसमें दो अलग अलग क्रॉप लगाएं, जिसको हम मल्टी स्टोरेड नाम दे देते हैं, उसमें एक क्रॉप आप ऐसी लगाएं जिसको सनलाइट बहुत पसंद हो, ट्रांसपिरेशन लॉस ज़्यादा होता हो, तो आप ऐसी एक लंबी हाइट वाली क्रॉप लगाएं। और दूसरी क्रॉप आप ऐसी लगाएं जिसको शेड पसंद हो, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा वो ससेप्टिबल हो, तो ऐसी क्रॉप आप लगा के मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग लगा पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपने मान लीजिए एक क्रॉप लगाई थी ए और दूसरी क्रॉप आपने लगाई है बी। अब बी क्या है आपकी, इसको शेड पसंद है और इसको लाइट पसंद है, ठीक है, और इसमें ट्रांसपिरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ये ससेप्टिबल है ट्रांसपिरेशन पे। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये अगर इसको लाइट पसंद है और इसको छाँव पसंद है, इसको क्या पसंद है, दूसरे वाली को छाँव पसंद है, तो ये क्या कर रहा है, लाइट से सारी लाइट यहीं एब्जॉर्ब कर लेती है, नीचे क्या होती है, लाइट इंटरसेप्ट होकर जा ही नहीं पाती है। तो दूसरी क्रॉप जो आपने लगाई थी वो शेड में रहेगी। तो ये तरीके से आपका एनिडेशन हो रहा है स्पेस में। अब ये जो आपकी कहानी थी ये क्या थी, ज़मीन के ऊपर सरफेस पे, ठीक है। अब ज़मीन के नीचे वाला अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपने जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम सेलेक्ट किया है उसमें डीप रूटेड क्रॉप लगा लीजिए एक, ठीक है, और एक आपकी उथली जड़ वाली फसल लगा लीजिए जिसको हम लोग शैलो रूटेड क्रॉप भी बोल देते हैं। तो जब आप ऐसा इंटरक्रॉपिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे इसमें क्या होगा, डीप रूटेड वाली क्रॉप
साथ में, और दूसरी साथ में कौन सी लगाएंगे, शैलो रूटेड वाली। तो उसमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, कैसे एनिडेशन हो सकता है, ये भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं फ़ोटो लेके आया हूँ आपके सामने। एक क्या है आपकी शैलो रूटेड क्रॉप है, ये वाली क्या है, उथली जड़ वाली फसल है आपकी, शैलो रूटेड है। और दूसरी वाली आपकी कैसी है, डीप रूटेड क्रॉप है। तो जब ये न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करेगी तो लगभग ये एरिया इसका मुख्य होगा। ये क्या है, इसका न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन वाला एरिया है मेन, जिसको हम लोग फॉरेज एरिया भी कह देते हैं, ठीक है। यहाँ से न्यूट्रिएंट अपटेक करेगी ज़्यादा, और ये जो न्यूट्रिएंट अपटेक करेगी ये यहाँ से करेगी। तो आप ये यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नो कंपटीशन है, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। वो अपनी अलग लेयर से, लेयर 1 इसको हम दे देते हैं नाम मान लीजिए, और ये लेयर 2 से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में नो कंपटीशन है। देखिए अब होता क्या है, ज़िंदगी एक रेस है, आपको सबको अपना अपना देखना है। उसी तरीके से अलग अलग क्रॉप्स जो होंगी आपकी, वो भी वो कहेगी, एक कहेगी कि मैं ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। अब एक ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेगी तो दूसरे के लिए ज़मीन में, मतलब मिट्टी में न्यूट्रिएंट बचेगा ही नहीं। तो अगर आप एक डीप रूटेड और एक शैलो रूटेड को एक साथ लगाएंगे, उससे ये होगा कि दोनों अपना अपना अलग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगी। एक कम गहरी होगी और एक ज़्यादा गहरी होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी कंपटीशन नहीं है, वो डीप रूटेड है और वो शैलो रूटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एनिडेशन हो सकता है। एनिडेशन का सिंपल सा मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब कोई भी एक दो इंटरक्रॉप्स आपने एक साथ उगाई हैं, वो एक दूसरे पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं डाल रही हैं, उल्टा आपकी हेल्प ही कर रही हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। एक बार इसका रीडिंग भी मार लेते हैं, चलिए। कि यहाँ पे मल्टी स्टोरेज का पहले एग्जांपल दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि टॉलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो टॉलरेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग लाइट के, जैसे मैंने यहाँ पे आपको इस फोटो में दिखाया था, ठीक है। ये क्या होते हैं, टॉलरेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग लाइट के, और इनकी इवेपोरेटिव डिमांड भी काफ़ी हाई होती है। और जो शॉर्टर कंपोनेंट स्पीसीज होती हैं वो आपकी शेड लविंग होती हैं, तो इनकी भी हेल्प हो जाती है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल है स्पेशल एनिडेशन का, ये सॉइल के अंदर भी हो सकता है। सॉइल के अंदर कैसे हो सकता है, ये वाला एग्जांपल आपको याद रखना है कि आपको डीप रूटेड और शैलो रूटेड क्रॉप लगानी है। यहाँ पे लिखा है डीप रूटेड और शैलो रूटेड स्पीसीज़ को अगर आप साथ में ग्रो करते हैं तो उससे आपका स्पेशल एनिडेशन हो जाता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है दोनों सब स्पीसीज़ के बीच में या फिर कंपोनेंट स्पीसीज़ के बीच में। अगला जो आपका टाइप्स ऑफ एनिडेशन है वो है टेम्पोरल एनिडेशन, जिसको हम क्या बोल लेते हैं, एनिडेशन इन टाइम भी कह देते हैं। अच्छा, अब टाइम में आप कैसे इंटरेक्शन करा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है, उसमें आपने दो क्रॉप को एक साथ लगाया है। फिर से वही एग्जांपल, क्रॉप नंबर 1 और क्रॉप नंबर 2, दो क्रॉप को आपने एक साथ लगाया है। अब अगर दोनों एक ही साथ पे मैच्योर हो जाएंगी तो दोनों कंपटीशन करेंगी। किस चीज़ के लिए कंपटीशन करेंगी, न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन करेंगी। आप जो इरिगेशन देंगे तो क्या होगा कि एक क्रॉप को ज़्यादा इरिगेशन मिल गया और एक को पानी मिला ही नहीं सही से, तो दूसरी क्रॉप की ग्रोथ रुक जाएगी या फिर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ईल्ड कम हो जाएगी दूसरी क्रॉप की। तो अगर आप ऐसी तरीके की इंटरक्रॉप्स लगाते हैं जो एक दूसरे से कम्पीट ना करके कॉम्प्लीमेंट्री हों, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है मेज़ और उर्द मूंग का, ठीक है। अब मेज़ की जो न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा पीक डिमांड होती है वो 75 डेज़ पे होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेज़ की जो पीक डिमांड होती है वो 50 दिन के आसपास होती है, 50 डेज़ आफ्टर सोइंग है। और वहीं जो आपकी उर्द या मूंग होती है उसकी पीक डिमांड होती है 30 से 35 दिनों के बाद, बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद सबसे ज़्यादा इनको डिमांड होती है न्यूट्रिएंट्स की। तो फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं रहा। अब जैसे आपने दोनों इंटरक्रॉप साथ में लगाई थी तो हुआ क्या कि उर्द मूंग ने पहले ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके बाद फिर 15-20 दिनों के बाद मेज की पीक डिमांड आई, तो उस समय पे वो काफ़ी तेज़ी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। तो दोनों में कंपटीशन नहीं रहेगा, दोनों की अच्छी ग्रोथ होगी, दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे, सारी चीज़ों में आसानी रहेगी, इंटरकल्चरल ऑपरेशन में भी आसानी रहेगी। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से क्या हो सकता है, टेम्पोरल एनिडेशन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनिडेशन इन टाइम। तो दो तरीके का एनिडेशन था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एग्जाम्पल याद करने हैं कि मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग से आप स्पेस का एनिडेशन करा सकते हैं, ठीक है। डीप रूटेड और शैलो रूटेड क्रॉप्स को एक साथ उगा के आप स्पेस का एनिडेशन करा सकते हैं, और दो अलग अलग क्रॉप्स को इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में उगाना, जिससे क्या हो कि दोनों का मैच्योरिटी टाइम अलग अलग हो। जिससे होगा क्या कि जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के टाइम पे वो दोनों एक दूसरे से कम्पीट नहीं करेंगी, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा उन दोनों के बीच में, वो अपना अलग हिसाब देखेगा, वो अपना अलग हिसाब देखेगा, दोनों की अच्छी ग्रोथ होगी, आपका ईल्ड ज़्यादा होगा, सब खुश, ठीक है।
तो अगला आपका जो टॉपिक है वो है एलिलोपैथी। वैसे एलिलोपैथी काफ़ी सरल है। वीड साइंस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बुक में काफ़ी हल्का दिया गया टॉपिक। तो एलिलोपैथी में देखिए होता क्या है कि वहीं इसमें इंटरक्रॉपिंग का ही आपको एग्जांपल लेके चलना है कि 2 क्रॉप्स को आपको एक साथ उगाना है यहाँ पे एलिलोपैथी को। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपकी क्रॉप 1 है और साथ में क्रॉप नंबर 2 है। अब क्रॉप 1 क्या करेगी कि ऐसा कोई केमिकल रिलीज़ करेगी, मान लीजिए ऐसा कोई केमिकल रिलीज़ करेगी टॉक्सिन जिसको हम लोग बोल देते हैं, जो कि क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होगा, ठीक है, दूसरी क्रॉप को नुकसान करेगा। अब क्रॉप नंबर 1 हमारी ऐसा केमिकल रिलीज़ कर रही है जो दूसरी क्रॉप को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, बैड मैनर में अफेक्ट कर रहा है, उसकी ग्रोथ रोके दे रहा है, उसका जर्मिनेशन रोके दे रहा है, या फिर कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, ग्रोथ, जर्मिनेशन, मैच्योरिटी, ये सब चीज़ों को अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो वैसी क्रॉप क्या कहलाएगी, आपकी एलिलोपैथिक क्रॉप कहलाएगी, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एलिलोपैथी बोल देते हैं। तो ये भी देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, इंटरेक्शन बिटवीन द क्रॉप्स में ऑल्सो अकर थ्रू अदर मीन्स डेट इज़ कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। तो इसमें क्या होता है, ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि कॉम्पिटेटिव इंटरेक्शन होता है। तो जो आप 2 इंटरक्रॉप्स उगा रहे हैं उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा। कॉम्पिटिशन क्या होगा, कॉम्पिटिशन में क्या करता है आदमी, देखिएगा कि एक आदमी क्या करता है, दूसरे वाले को पछाड़ने के लिए हर जाहिर प्रयास करता है। वहीं पे क्रॉप्स में भी यही होता है कि वो दूसरी वाली क्रॉप की ग्रोथ रोकने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज़ कर देती है, जिससे क्या होता है, दूसरे की ग्रोथ रुक जाती है। अब ग्रोथ रुक जाएगी तो ना ही वो न्यूट्रिएंट अच्छे से ले पाएगी, ना ही वाटर एब्जॉर्प्शन कर पाएगी, और मज़े किसके हो जाएंगे, पहली वाली क्रॉप के। तो इसमें क्या होगा, कंपिटिटिव इंटरेक्शन होता है क्रॉप स्पीसीज़ में, इंटरक्रॉपिंग या फिर सीक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम में, ठीक है। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, आपने एक फसल लगाई, वो तैयार हो गई, उसकी हार्वेस्टिंग करती हो आपने, तुरंत ही दूसरी फसल लगा दी, मतलब आपने खेत को खाली नहीं छोड़ा है, ठीक है। खेत को खाली छोड़ने को इंग्लिश में हम लोग फैलो बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। आपने खेत को फैलो नहीं छोड़ा है और तुरंत अगली क्रॉप की बुआई कर दी है, ठीक है। तो इसको हम लोग सीक्वेंशियल क्रॉपिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को अफेक्ट करती है कोई ना कोई केमिकल रिलीज़ करके, उन केमिकल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, टॉक्सिन बोल देते हैं, और इसी क्रिया को क्या बोल देते हैं, एलिलोपैथी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो केमिकल्स हैं ये प्लांट के किसी भी पार्ट से रिलीज़ हो सकते हैं। कुछ एलिलोपैथिक क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो रूट्स के द्वारा रिलीज़ करती हैं, कुछ लीव्स के द्वारा रिलीज़ करती हैं, और कुछ जो उनके जैसे कटाई के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद जो रेसिड्यूज बच जाते हैं, जो स्टबल्स बच जाते हैं, वो जब डिकम्पोज होते हैं आपकी सॉइल में, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करेंगे उनके ऊपर, उनका डिकम्पोजिशन करेंगे, तो उसके बाद वो केमिकल रिलीज़ होते हैं। अब मान लीजिए आपने एक फसल लगाई थी, ठीक है, आराम से समझिएगा इसको। आपने एक फसल लगाई, मतलब आपने इंटरक्रॉपिंग सिस्टम आप अपना रहे थे, आपने एक फसल लगाई, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, कुछ केमिकल रिलीज़ किया और दूसरी क्रॉप आपकी डिस्टर्ब हो गई या फिर मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, उसका कोई भी बैड इफेक्ट चला गया। दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि सीक्वेंशियल क्रॉपिंग आप कर रहे थे कि आपने खाली एक ही फसल लगाई, 2 फसलें नहीं लगाई, एक ही फसल लगाई, वो तैयार हो गई, मैच्योर हो गई, फिर उसके आपने हार्वेस्टिंग कर ली। अब उसके कुछ ना कुछ रेसिड्यूज ज़मीन में बच जाएंगे। अब जब वो धीरे धीरे जो आपकी स्टबल्स होंगे वो आपके डिकम्पोज होना शुरू होंगे, ठीक है। अब डिकम्पोज जब होंगे तो उससे कुछ टॉक्सिन रिलीज़ होगा, कुछ केमिकल रिलीज़ होगा। तो जब आप अगली फसल की बुआई करेंगे तो वो केमिकल क्या करेगा, आपकी अगली फसल के जो बीज होंगे उनका जर्मिनेशन को रोक देगा। उनके जब जर्मिनेशन को रोक देगा तो जाहिर सी बात है पौधे ही नहीं निकल पाएंगे, तो फिर ग्रोथ क्या होगी। तो ये भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जो कि आपके एलिलोपैथिक इफेक्ट शो करते हैं। एक आपका यूकेलिप्टस है, सनफ्लावर हो गया, सोरगम है, वॉलनट है, कुकुम्बर है, पीच है, ऐसे और भी अदर एग्जांपल हैं, लेकिन आप ये एग्जांपल याद कर सकते हैं एलिलोपैथिक क्रॉप्स के रूप में। बाकी अगर वीड साइंस की बात करें, खरपतवार जो होता है आपका, वीड में तो बहुत सारे ऐसे वीड हैं जो आपकी मेन क्रॉप को, मेन फसल को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर क्रॉप्स की बात करें तो ये कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो एलिलोपैथिक इफेक्ट शो करती हैं। इनके बारे में और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, सनफ्लावर अफेक्ट्स द एसोसिएटेड क्रॉप्स थ्रू द रिलीज ऑफ एलिलोपैथिक केमिकल्स इन द सॉइल बाय रूट्स। तो सनफ्लावर आपका कैसे रिलीज करता है, रूट के थ्रू। ये भी चीज़ आपकी पूछी जा सकती है, ठीक है। ये क्या कर देता है, इट इनहिबिट्स द जर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ द सब्सिक्वेंट क्रॉप। वही मैंने बताया कि इसकी जब जड़ें ज़मीन में पड़ी रहेंगी और उनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और अगली बार जब आप दूसरी क्रॉप लगाएंगे तो वो क्या करेगा, ऐसे केमिकल रिलीज़ करेगा जिससे आपकी अगली फसल जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पे सनफ्लावर रेसिड्यूज ऑल्सो प्रोड्यूस एलिलोकेमिकल्स।
ठीक है, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन वहीं बार लिखिए। इसीलिए क्या हम करते हैं, ये इसका उपचार है। देखिए कि सनफ्लावर जैसे हमने काट ली है, ठीक है, उसकी हार्वेस्टिंग कर ली है, तो हम 15 से 20 दिन का अंतराल दे देते हैं ताकि जो उसके रेसिड्यूज या फिर स्टेबल्स ज़मीन में पड़े थे अच्छे से डिकम्पोज हो जाएं, जो भी टॉक्सिन रिलीज़ किया है उन्होंने वो अच्छे से चला जाए। उसके बाद हम अगली फसल की बुआई करते हैं। तो 15 से 20 दिन का गैप देना चाहिए अगली फसल लगाने के लिए जब भी आप सनफ्लावर की कटाई कर रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि एक टाइम पीरियड मिल जाता है ताकि टॉक्सिन्स दूसरी फसल पे अफेक्ट ना करें, उनके सीड जर्मिनेशन को प्रभावित ना कर पाएँ। तो अब है आपका टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी। टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी क्या होता है? दो प्रकार की होती है, एक आपकी ट्रू एलिलोपैथी और दूसरी आपकी फंक्शनल एलिलोपैथी होती है। यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, ट्रू एलिलोपैथी क्या होती है, मतलब इसका सीधे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आपने इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में 2 क्रॉप लगाई, उसने सीधे डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे पड़ा, उसने टॉक्सिन रिलीज़ किया और टॉक्सिन ने क्या कर दिया, डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल दिया दूसरी फसल के ऊपर, दूसरी फसल की ग्रोथ को रोक दिया। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रू एलिलोपैथी बोल देते हैं। टॉक्सिन आपका देखिए क्या होता है, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस हो सकता है, पॉइजनस केमिकल हो सकता है, ठीक है, इसको हम टॉक्सिन बोल देते हैं। और दूसरी प्रकार की आपकी जो एलिलोपैथी है वो फंक्शनल एलिलोपैथी है। इसमें सीधे सीधे पॉइजन नहीं रिलीज़ होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, एक प्रीकर्सर रिलीज़ होता है जो बाद में जाके कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव सब्सटेंसेस के रूप में बाय कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है। प्रीकर्सर का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस रिलीज़ होगा जो खुद में एक टॉक्सिन नहीं है, खुद बुरा नहीं है, पर बाद में जब डिकम्पोजिशन होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सब्सटेंस को एक्टिव फॉर्म में बदल देते हैं। एक्टिव फॉर्म में बदल देते हैं तब वो क्या बन जाता है, टॉक्सिन बदल जाता है। जैसे मान लो कोई भी एक्स सब्सटेंस रिलीज़ किया एक फसल ने, अभी वो नॉर्मल है, इनएक्टिव फॉर्म में, बाद में उसको चेंज किया जा रहा है एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में कौन चेंज कर रहा है, आपका माइक्रोब चेंज कर रहे हैं। माइक्रोब जो होते हैं आपके वो क्या कर रहे हैं, इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। और वो एक्टिव फॉर्म किसका काम करेगा, टॉक्सिन का काम करेगा, जहर का काम करेगा दूसरी फसल के लिए। तो इस प्रकार की एलिलोपैथी को हम लोग फंक्शनल एलिलोपैथी बोलते हैं। अब एलिलोपैथी 2 तरीके से होती है, ये भी देख लीजिए। एक आपका क्या हो गया, एलो इनहिबिशन और ऑटो इनहिबिशन। इनहिबिशन का आपका साधारण सा मतलब होता है रोकना। तो यहाँ पे ऑटो का मतलब आप लोग जानते होंगे कि अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक क्रॉप है ए और दूसरी क्रॉप है बी, इसको आपने एक साथ एक इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में उगाया। अब ए जो है वो एक प्रकार का केमिकल रिलीज़ कर रही है। ये क्या है, आपकी एक प्रकार का केमिकल रिलीज़ कर रही है जो क्या क्या कर रहा है, बी के ऊपर ना अफेक्ट करके वापस इनका तीर इन्हीं के ऊपर चल जा रहा है। मतलब खुद ने एक केमिकल रिलीज़ किया, वो दूसरे को नुकसान नहीं कर पा रहा है और खुद को ही नुकसान करे दे रहा है। तो ऐसी क्रिया को ऑटो इनहिबिशन बोलते हैं। और एलो इनहिबिशन क्या होता है, जब ये खुद पे ना अफेक्ट करके दूसरी क्रॉप जो उसके साथ में लगी हुई है उसके ऊपर प्रभाव डाले जाके, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग एलो इनहिबिशन बोल देते हैं। Chemical substances released by one species may inhibit species of plants other than the one releasing it। मतलब जो खुद रिलीज़ कर रहा है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सीधा सा फंडा आप याद रखेंगे, एलो, ठीक है, एलो और ऑटो। ऑटो मतलब खुद के ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये एलिलोपैथी वाला ख़त्म होता है। अब देखिए एलेलो केमिकल क्या होता है। वहीं जो हम लोग उतनी देर से टॉक्सिन वर्ड यूज़ करते आ रहे हैं उसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एलिलो केमिकल बोल देते हैं, ठीक है। जैसे सच टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज बाय प्लांट विच शो एलिलोपैथी आर नोन एज एलिलो केमिकल्स। साधारण सी बात है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपका यूकेलिप्टस का। इसका पूरा नाम क्या होता है, यूकेलिप्टस ग्लोब्यूल्स। ये क्या करता है, कुछ एलिलो केमिकल रिलीज करता है। तो यूकेलिप्टस के साथ में अगर हम मस्टर्ड लगाते हैं तो यूकेलिप्टस क्या करता है, आपका केमिकल को रिलीज़ करेगा। यूकेलिप्टस क्या करेगा, केमिकल रिलीज़ करेगा। और जब ये केमिकल रिलीज़ करेगा तो ये क्या करेगा, मस्टर्ड जब इसके नीचे लगी होगी, ठीक है, मस्टर्ड लगी होगी तो इसको क्या करेगा, इसके सीड के जर्मिनेशन को रोक देगा, ठीक है, इनहिबिट कर देता है, सीड के जर्मिनेशन को रोक देता है। इसीलिए इन दोनों को साथ में इंटरक्रॉपिंग में नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो अवशेष होते हैं, क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं सनफ्लावर के, वो भी एलिलो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन, जो कि क्या प्रभावित करते हैं, जर्मिनेशन, इस्टेब्लिशमेंट और ग्रोथ करते हैं अगली फसल की, ग्रोथ को रोक देते हैं अगले फसल की। मान लीजिए आपने क्या लगाया था, सनफ्लावर लगाया था, उसके बाद वही वाली प्रोसेस है कि हार्वेस्टिंग के बाद जो उसके रेसिड्यूज बच गए वो डिकम्पोज होंगे और जब आप अगली फसल लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ, जर्मिनेशन, इस्टेब्लिशमेंट सबको अफेक्ट करते हैं बैड मैनर में।
एक और प्रोसेस है जहाँ से क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार, निगेटिव एलिलोपैथी क्या होता है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन हो रहा था दो इंटरक्रॉप्स के बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन हो रहा है क्रॉप स्पीसीज के बीच में, जिसमें क्या होता है, कोई भी टॉक्सिन या फिर पॉइजन नहीं रिलीज़ हो रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हार्मोन हो गया कोई एक प्रकार का, ठीक है, या फिर कोई भी अलग स्टिमुलेटर हो गया, उस प्रोसेस को हम लोग निगेटिव एलिलोपैथी बोलते हैं। थोड़ा और अच्छे से समझें तो एक्स वाई, इस बार एक्स वाई ले लेते हैं। एक्स और वाई दो क्रॉप हैं, इसने कोई चीज़ रिलीज़ करी जिसको हम लोग हार्मोन बोल देते हैं, और वो जाके इसको हेल्प कर रहा है किसी मैनर में, कोई भी कंपटीशन नहीं पैदा कर रहा है। तो इस तरीके की एलिलोपैथी को हम लोग निगेटिव बोल देते हैं। एलिलोपैथी का मतलब ही समझिए गलत प्रभाव डालना, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, कोई केमिकल रिलीज़ करके, कोई ऐसा सब्सटेंस रिलीज़ करके, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई हार्मोन रिलीज़ हो रहा है जो कोई भी गलत प्रभाव नहीं डाल रहा है उसके ऊपर। तो ये आपका यहाँ पे दोनों टॉपिक आपके ख़त्म हो जाते हैं, एनिडेशन और एलिलोपैथी। अगला आपका यहाँ पे दिया गया है लेग्यूम इफेक्ट क्या होता है, ये भी देख लीजिए। लेग्यूम इफेक्ट क्या होता है आपका, देखिए कोई भी क्रॉप रोटेशन आपने बहुत सारे पढ़े होंगे इससे पहले भी। क्रॉप रोटेशन में हम लोग ये कहा जाता है, उसके प्रिंसिपल्स में ही ये बात लिखी होती है कि आप अपने क्रॉप रोटेशन में जितने ज़्यादा लेग्यूम्स को शामिल करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे आप कोई भी सीरियल्स लगा रहे हैं, उसके बाद आपने लेग्यूम्स लगा दिए। अब सीरियल्स क्या होते हैं, आपके हैवी फीडर होते हैं। हैवी फीडर होते हैं मतलब ये न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनको एग्जॉस्ट कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को फील्ड से, मतलब सॉइल से आपकी न्यूट्रिएंट्स को काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो उसके बाद अगर आप लेग्यूम्स लगा देते हैं अपनी फील्ड में, तो लेग्यूम्स क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन को पहले तो फिक्स कर देते हैं, तो नाइट्रोजन की जो भी कमी होती है फील्ड में वो पूरी हो जाती है। इसीलिए सीरियल्स के साथ लेग्यूम्स को लगाना चाहिए, मतलब सब सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में इसको यूज़ कर लेना चाहिए। क्रॉप रोटेशन अपना ऐसा बनाना चाहिए कि उसमें लेग्यूम्स ज़रूर शामिल हों, जिससे आपकी जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो रहा है वो पूरा हो सके। और पहली बात तो लेग्यूम्स इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पे फीड नहीं करते हैं, सीरियल्स ज़्यादा फीड करते हैं। यहीं पे वही चीज़ लिखी गई है कि इंक्लूजन ऑफ लेग्यूम्स इन द क्रॉपिंग सिस्टम में बी बेनिफिशियल इन मैनी वेज। पहले तो लेग्यूम फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को रूट नोड्यूल्स में, उसके बाद कि 25% आपका रिकमेंडेड लेवल ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप लेग्यूम लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन आप कम डालेंगे उसमें। उसके बाद इसके जो क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, ये नाइट्रोजन को रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। तो अगली क्रॉप जो आपकी सक्सीडिंग क्रॉप होगी उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पिछले क्रॉप की बची हुई नाइट्रोजन उसके बाद में जो उन्होंने फिक्स करके दी है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो भी काम आएगी आपकी अगली फसल के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा गया कि लेग्यूम्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल फॉस्फोरस को। ठीक है, अब वो मोबिलाइज फॉर्म जो होती है ऑर्गेनिक फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है अगली क्रॉप के लिए। इसीलिए जो लेग्यूम्स क्या करते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को ऑर्गेनिक फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस को। तो ये कुछ एडवांटेज थे आपके। फिर लेग्यूम्स की CEC ज़्यादा होती है, जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। जो ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से तब पढ़ाऊंगा जब सॉइल कोलाइड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें डिटेल से पढ़ाऊंगा कि आपकी CEC होती है, एक आपकी ऐसे एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। सॉइल कोलाइड वगैरह में सब पढ़ाऊंगा कैसे एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स से सॉइल कोलाइड से, फिर वो रूट एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो तब मैं आपको अच्छे से ये वाला पॉइंट समझाऊंगा, क्योंकि अभी समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ये वाला। अच्छा, अगला क्या है आपका सोरघम इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, सोरघम आपकी क्या थी, आपकी एक एलिलोपैथिक क्रॉप के अंदर ही आती थी, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो न्यूट्रिएंट स्टेटस होता है सॉइल का, वो कोई भी फास्ट ग्रोइंग सीरियल के द्वारा जल्दी ही उसका हरास हो जाता है। मैंने आपको बताया था सीरियल्स क्या होते हैं, हैवी फीडर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पे बहुत ज़्यादा फीड करते हैं। तो जो क्रॉप रेसिड्यू होता है इन सब का वो काफ़ी वाइड होता है। उसका CN रेशियो जो होता है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। तो जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो कुछ सॉइल नाइट्रोजन जो है वो इमोबाइल हो जाती है, जिससे क्या होता है अगली क्रॉप के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ऐसा इफेक्ट सोरघम में ज़्यादा देखा जाता है। इसीलिए क्या होता है कि सोरघम के बाद जो अगली फसल लगाता है उसमें 25% नाइट्रोजन अधिक दी जाती है। यही सब लिखा है इसमें। मैं आपको अब थोड़ा इधर डिटेल में समझाता हूँ कि मान लीजिए सोरघम आपने लगाई थी अपनी फील्ड में। अब सोरघम एक क्या है, आपकी हैवी फीडर है, एक तो मतलब न्यूट्रॉन को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। अब हैवी फीडर है और साथ में ये क्या कर देती है, नाइट्रोजन को इमोबाइल बना देती है। इमोबाइल का मतलब है अवेलेबल फॉर्म में नहीं है नाइट्रोजन, अब वो मूव नहीं कर सकती एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अनअवेलेबल फॉर्म में हो जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, अनअवेलेबल फॉर्म में नाइट्रोजन हो जाती है, जिससे क्या होता है जब आप अगली फसल लगाएंगे सोरघम के बाद नेक्स्ट क्रॉप,
तो जो आपकी मिट्टी में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी वो इसको नहीं मिलेगी, नॉट अवेलेबल होगी। अब नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है जो अगली फसल आपने लगाई है इसमें डिफिशियंसी हो जाएगी। किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी? नाइट्रोजन की आपकी डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये बड़ी दिक्कत देगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसा ये सब प्रोसेस ना हो इसलिए हम लोग 25% नाइट्रोजन अधिक डालते हैं सोरघम के लिए। सोरघम के बाद जब हम अगली फसल लगाएंगे तो उसमें हम 25% नाइट्रोजन अधिक डाल देते हैं। बेसिकली होता क्या है आपको अगर मैं ज़रा सा आइडिया दूँ तो मिनरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मिनरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। मिनरलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपकी अनअवेलेबल फॉर्म होती है न्यूट्रेंट की, तो जो अनअवेलेबल फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है अवेलेबल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तब जाके आपका न्यूट्रेंट का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। आगे ये सब टॉपिक आएंगे आपके चैप्टर में तो डिटेल में थोड़ा मैं समझाऊंगा। यहाँ पे एक जनरली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ केवल। तो सोरघम वाला यहाँ पे ये इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है कॉटन का इफेक्ट। कॉटन का इफेक्ट क्या होता है आपको ये बात पता होनी चाहिए। कॉटन जो है आपकी काफ़ी डीप रूटेड क्रॉप है, मतलब इसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी नीचे तक जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं फ़ोटो में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए क्या है, इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड हैं। ये वाले क्रॉप की काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड है, मतलब काफ़ी नीचे जाके ये न्यूट्रिएंट को फीड करती हैं। तो कॉटन का इफेक्ट क्या होता है कि कॉटन फीड्स इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सॉइल एंड रिमूव्स कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक तो काफ़ी नीचे से न्यूट्रिएंट को निकालती है जाके। अब ज़्यादातर क्रॉप्स क्या होती हैं, शैलो रूटेड होती हैं, वो इतना डीप जा ही नहीं पाती, तो नीचे का जो न्यूट्रिएंट पूल होता है मिट्टी का वो खाली पड़ा रहता है। कॉटन जैसी क्रॉप्स ही उसका यूज़ कर पाती हैं, और ऊपर वाला एरिया हमेशा एग्जॉस्ट होता रहता है, क्योंकि सारी क्रॉप्स जो बेसिकली शैलो रूटेड होती हैं वो ऊपर से ही फीड करते रहती हैं, नीचे वाला एरिया खाली पड़ा रहता है। तो कॉटन एक डीप रूटेड क्रॉप है जो नीचे जाके न्यूट्रिएंट पे फीड करती है और कम फीड करती है, सीरियल जितना हैवी फीडर नहीं है वो। तो जो अगली क्रॉप आप लगाएंगे कॉटन के बाद वो शैलो रूटेड अगर होगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो उसके लिए न्यूट्रिएंट पूल खाली पड़ा रहेगा। यहाँ पे डायग्राम के तौर पर समझिए, मान लीजिए ये एक कॉटन क्रॉप है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, ठीक है, काफ़ी इसकी डीप रूटेड क्रॉप है। अब ये जो न्यूट्रिएंट फीड करेगी वो इस एरिया से करेगी। वहीं आपने इसके बाद एक दूसरी फसल लगाई जिसकी रूट्स शैलो हैं, मतलब काफ़ी उथली जड़ वाली फसल है, तो ये जो फीड करेगी ये इस वाले एरिया से फीड करेगी। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो आपने पहले कॉटन लगाई थी उसने ये वाला एरिया तो खाली ही छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ से फीडिंग हो ही नहीं पाई, क्योंकि कॉटन एक डीप रूटेड क्रॉप थी। तो यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स बचे रह जाएंगे, यहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, बचे रह जाएंगे। जब आप अगली फसल लगाएंगे तो उसके लिए ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहेंगे, उस पर कोई भी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये होता है आपका कॉटन इफेक्ट। तो यहीं लिखा गया है कि जो अगली सक्सीडिंग क्रॉप होगी आपकी, अगर वो शैलो रूट सिस्टम वाली है तो अनयूज्ड पूल ऑफ न्यूट्रिएंट पे फीड करेगी, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉटन इफेक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पता चली होंगी। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।